अरे दोस्तों, सब ठीक? सभी का स्वागत है। कहानी एथन और एम्मा से शुरू होती है। वे चिंतित होकर कार में सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रेडियो पर खबरें परेशान करने वाली हैं। एक जानलेवा वायरस फैल रहा है और रेडियो वाले ने बताया कि अधिकारी शरण लेने की सलाह दे रहे हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचने की बात कर रहे थे, एथन और एम्मा का एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह एथन उठता है, पर लगता है काफी वक्त बीत चुका है और वो फिर से एक हादसे के बाद की स्थिति में है। वो सन्न होकर कार से निकलता है और एम्मा का खून देखता है। वो एम्मा को पुकारता हुआ इधर उधर भागता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। हम देख सकते हैं कि पूरी जगह डरावनी घटनाओं का निशान है। सड़कों पर खाली घर और टूटी कारें दिखती हैं, जो बताती हैं कि काफी वक्त बीत चुका है। हम घरों की छतों पर मदद की गुहार देखते हैं और दूर एक पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त बड़ा व्यावसायिक विमान दिखता है। खोजते हुए एथन एक आती ट्रक देखता है और उसे रोकने को कहता है। ट्रक में बैठा हथियारबंद आदमी एथन से पूछता है कि क्या वह खो गया है। एथन कहता है, नहीं, वह वहां जागा और नहीं जानता कहां है। यह सुनकर आदमी बस उस पर अपनी बंदूक तान देता है, पर गोली मारने से पहले कोई और कहीं से गोली चलाता है जो निशाना चूक जाती है। इससे वह एथन पर निशाना चूकता है, जो तुरंत दीवार के पीछे छिप जाता है। उस पर कई गोलियां चलाई जाती हैं। ट्रक वाला आदमी जंगली तरीके से गोली चलाता है, छिपे शूटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वह आदमी और ट्रक चालक दोनों मारे जाते हैं। एथन राहत महसूस करता है कि जो उसे मारना चाहते थे अब जमीन पर पड़े हैं। हालांकि रहस्यमय शूटर जल्द सामने आता है, गिरे आदमी की ओर जाकर उसे खत्म कर देता है। इस मामले में शूटर को मई के नाम से जाना जाता है। वो एथन को बताती है कि ट्रक पर कुछ चलाते वक्त उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। एथन बताने की कोशिश करता है, पर मई उससे मदद मांगती है। वे आदमी को उठाने की कोशिश करते हैं, पर एथन बेहोश हो जाता है। वो पल भर जागता है और देखता है कि उसे ट्रक में ले जाया जा रहा है। फिर वो बेहोश हो जाता है और एम्मा का सपना देखता है, जिसे खींचा जा रहा है। एथन एक कमरे में जागता है और तुरंत एम्मा को पुकारता है। वह घर की रसोई में आता है और फिर से मई को देखता है। वह पूछती है, क्या याद है? वो एम्मा के साथ कहीं जा रहा था। एथन को और कुछ याद नहीं। दुनिया की हालत देखकर वो हैरान है। मई बताती है कि यह सालों पहले हुआ। प्रकृति ने मनुष्यों को खत्म किया। मई वहां सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और उसी पल कुछ ढह जाता है। वह जांच करने बाहर जाती है, एथन को वहीं रहने और कुछ न छूने को कहती है। उसके कहने के विपरीत एथन बाहर जाकर देखता है कि वे एक खूबसूरत खेत पर हैं। एथन एक अस्तबल के पास एक मानव खोपड़ी देखता है, जो जालों से भरी है और हिल रही है। वह डर जाता है और मई को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है। मई खोपड़ी से परिचित कहती है कि वह सिर्फ मर्टल है, बस उसके पास मत जाना। इस अजीब बात को नजरअंदाज करके वह मई के पुराने सोलर पैनल देखता है। वह इसके बारे में समझता है और उन्हें देखने की इजाजत मांगता है। समस्या पहचान कर वह उसे ठीक कर देता है, पर फिर से चक्कर खाने लगता है। वह मई की जीवन शैली पर टिप्पणी नहीं करता, पर जब वह मृत ओपोसम निकालती है तो हैरान रह जाता है। घर में घुसते हुए वह कई ताले लगाती है और एथन को इधर उधर न घूमने को कहती है। वह जाल के बारे में पूछने लगता है, पर रुक जाता है जब मई अचानक उस पर बंदूक तान देती है। वह और भी हैरान हो जाता है जब मई उसे बंदूक देकर ट्रिगर दबाने को कहती है। वह मना कर देता है। उसे सही फैसला लेने पर बधाई देता है, दिखाता है कि हथियार में भी चाल होती है। उसके उपकरण का लाल हिस्सा दिख रहा था। अगर उसने गोली चलाई होती तो बड़ी मुसीबत हो जाती। खाने के बाद एथन आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। लेकिन मई उसे आसानी से नहीं जाने देती और पेडलिंग करके ऊर्जा बनाने में मदद मांगती है। जब वह बाइक पर पसीना बहाता है, तब वह पेय पीती है और फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड लगाती है। जैसे ही वह एम्मा का जिक्र करता है, वह उसे रोककर उसके साथ नाचने के लिए जोर देती है। एथन मना करने में असहज महसूस करता है, लेकिन खुद को और भी ज्यादा बेचैन पाता है। उसके कठोर व्यवहार के पीछे यह साफ हो जाता है कि मई बहुत अकेली है और साथी चाहती है। हर बार जब वह जाने की कोशिश करता है, वह कोई नया काम सुझाती है। नाचने के बाद अब यह एक ताश का खेल है। आखिरकार जब रात काफी हो जाती है, वह कहती है कि इस वक्त बाहर जाना बहुत खतरनाक होगा। अगले दिन एम्मा की खोज में मदद का वादा कर वह उसे अतिथि कक्ष में ले जाती है। जैसे ही वह सोती है, एथन अपनी चिंतित प्रेमिका के बारे में सोचने लगता है। उसकी याददाश्त धुंधली है और वह चीजों को भ्रमित करने वाली झलकों में याद करता है। दुर्घटना के समय वे एक झील के किनारे स्थित केबिन की ओर जा रहे थे। दंपति ने तय किया था कि गड़बड़ी होने पर सीधे वहीं पहुंचेंगे।
रात में बाहर जाने की चेतावनी को नजरअंदाज कर वह चोरी की गाड़ी लेने का फैसला करता है। केबिन तक का रास्ता लंबा है और कोई अन्य गाड़ी नजर नहीं आती। एथन थका हुआ है, पर सड़क का संकेत बताता है कि झील नजदीक है। पहुंचने से पहले वह फिर बेहोश होता है और केबिन के सामने खड़ी कार में जागता है। दरवाजे पर कई बोर्ड लगे हैं और वह प्रेमिका का नाम पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं। एक बोर्ड हटाकर वह कांच तोड़ता है, दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। जब वह फिर आवाज लगाता है तो गलियारे में दिखने वाली एम्मा नहीं है। उसका नाम जोलेन है और सोफे के पीछे छिपा लड़का सैम है। सभी की तरह सतर्क वह बंदूक तानती है और उसे क्रॉबार गिराने को कहती है। भारी कदमों की आवाज से एथन को चिंता का कारण पता चलता है और कुछ अजीब दिखता है। वह प्राणी काय से ढका कंकाल लगता है, पीठ पर घास का गुच्छा है। जोलेन दरवाजा बंद करने दौड़ती है। एथन मदद करता है क्योंकि प्राणी बहुत मजबूत है। दरवाजा बंद होते ही राक्षसी हाथ की उंगलियां फर्श पर गिर जाती हैं। हालांकि एथन के हमले के कारण जोम्बी एक और खिड़की तोड़कर जोलेन का सिर पकड़ लेता है और बाकी दरवाजा तोड़ देता है। वह सदमे में बंदूक गिरा देती है, पर एथन को पता चलता है कि बंदूक खाली है, तो वह फर्श से हथौड़ा उठाकर घुसपैठिए को तब तक मारता है जब तक वह गिर नहीं जाता। जोलेन कुछ मिनट बाद लड़के को लिटा देती है। खिड़की से प्राणी को देखकर एथन हैरान है कि इतने हमलों के बाद भी वह हिल रहा है। जोलेन कहती है कि यहाँ के झोंबी उन्नत अवस्था में हैं और इंसान से ज्यादा पौधे जैसे हैं। उसकी टूटी बांह देखकर वह पूछती है, कैसे हुआ? एथन बताता है कि एम्मा डॉक्टर है। अपनी गर्लफ्रेंड की बात करते हुए वह जोलेन को अपनी आखिरी यादें बताने की कोशिश करता है। ताजा खबर थी कि वायरस में पौधे की संरचना थी और जब संक्रमण तेजी से फैला तो वे अलग केबिन में छिप गए। जोलेन एथन को आराम करने देने की पेशकश करती है, पर चेतावनी भी देती है कि अगर वो उसे या लड़के को नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसे मारने में नहीं हिचकेगी। उस रात एथन को फिर से भयानक सपने आते हैं। वो एक मूंछ वाले आदमी को मेज पर बैठे देखता है और कई दृश्यों में एम्मा को खतरे में पाता है। सपने हमेशा एक आवाज के साथ खत्म होते हैं, जागो। पर इस बार जागने पर भी कोई राहत नहीं मिलती। उल्टा एथन खून से लथपथ चेहरे के साथ जागता है और उसके आसपास का दृश्य पूरी तरह से त्रासदीपूर्ण होता है। टूटे फर्नीचर और कांच के टुकड़ों के बीच जोलेन का शरीर निश्चल पड़ा हुआ है। एथन लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर निकलता है और एक लाल बालों वाली औरत को किसी गिरे हुए व्यक्ति को खाते देखता है। पिछली रात के जोम्बी जैसा दिखता है, मानो हाल ही में संक्रमित हुई हो। जब वह दूर जाती है, एथन पीड़ित के पास जाता है और देखता है कि वह लड़का सैम है। एथन उसे पहचानता है, पर उसकी छवि जोलेन की चीखों की भयानक यादों के साथ चमकती है। जब लाल बालों वाली महिला उसके पास फिर दिखती है, वह हमला नहीं करती। महिला उससे बात करने की कोशिश करती है, पर सिर्फ दर्द भरी आवाजें निकलती हैं। तभी गोली चलती है। हम देखते हैं कि मई ने गोली चलाई। वह दृढ़ता से आगे बढ़ती है, युद्ध के लिए तैयार। लाल बालों वाली महिला कराह रही है जब मई आकर फिर से गोली मारती है। सैम पर भी गोली चलते देख एथन पूछता है, क्या ये जरूरी है? मई कहती है, हाँ, वे जल्द उठेंगे। जैसे ही वह जोलेन से निपटने केबिन में जाती है, एथन एम्मा के टैटू जैसा चिन्ह एक पक्षी घर पर देखता है। जब वो चीज को देखने जाता है तो चिड़ियाघर का आगे का हिस्सा खुल जाता है और एक बंडल दिखता है। तब तक मई समझ चुकी है कि एथन को पिछले दिन की कोई याद नहीं है। वो उसका परिचय ज्यादा नहीं सुनता, क्योंकि बंडल में एक फोन है जिसमें एम्मा का वीडियो है। रोते हुए उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसकी याददाश्त बदतर हो रही है और वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। वीडियो में एथन खुद उसके पीछे सोता हुआ दिखाई देता है। एम्मा कहती है, दुनिया बदल गई है, लोग अलग हैं, पर जैसे ही वो कुछ अहम बताने वाली थी, बैटरी खत्म हो जाती है। वो गुस्से में चिल्लाता है और मई उसे शांत रहने को कहती है, क्योंकि शोर से जानवर आ सकते हैं। वो कहती है कि उसके घर पर चार्जर है और उसे साथ चलने को कहती है। एथन को न तो बुलावे पर शक है, न इस बात पर कि वो केबिन में कैसे आई, क्योंकि उसे ट्रक चलाना भी याद नहीं। जब वह वाहन की तारीफ करता है जैसे पहली बार देखा हो, मई कहती है कि अब इसे नहीं चला सकती, क्योंकि किसी मूर्ख ने बैटरी चालू छोड़ दी। घर पैडल करने को मजबूर वह साइकिल उठाने झुकती है और उसका चश्मा गिर जाता है। लेंस टूटा देख मई गाली देती है और कहती है कि इस चश्मे के लिए उसने कई लोग मारे थे। यह मजाक है या नहीं समझ पाकर एथन अजनबी से विनम्रता से कहता है कि उसे याददाश्त की बीमारी है। मई कहती है कि वह जानती है, यह बताते हुए कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कई किलोमीटर पैडल करने के बाद वे पैदल चलते हैं और कई ज़ॉम्बी को विभिन्न अवस्थाओं में देखते हैं। एथन बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है और मई से पूछता है कि क्या वह शादीशुदा है। बात करने के मूड में नहीं, वह सिर्फ कहती है कि उसका साथी मर चुका है। शहर पहुंचकर एथन अचानक एक गैस स्टेशन के सामने रुक जाता है, जो उसके बुरे सपनों में आता है। फिर हम देखते हैं कि दुकान का सामना उसकी याद को जगा देता है।
वह खुद को एम्मा के साथ आता देखता है और कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। जब दोनों कार से उतरते हैं उसे पता नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी पास आ रहा है। एथन चिल्लाकर उसे चेताता है। पहला शॉट चूकता है पर दूसरे में जानवर को मार गिराता है। एम्मा उसकी वीरता से चकित लगती है, जो उसे थोड़ा नाराज करता है। फिर ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़ लेता है और यादें अचानक खत्म हो जाती हैं। सोचकर कि उसकी याददाश्त नए चक्र में आ गई है, मई फिर से अपना परिचय देती है, पर वो कहता है कि उसे याद है और बेहोशी छिपाने के लिए फिसलने का बहाना करता है। वापस उस डरावने घर में मई को लगता है कुछ गड़बड़ है और चुप रहने को कहती है। बंदूक तानकर चिल्लाते हुए वो आंगन में एक आदमी को पाती है जो खुद को टॉम बताता है। वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और कहता है कि वो कोई भी मदद लेगा। मई उसकी बंदूक ले लेती है, कहती है वो अजनबियों पर भरोसा नहीं करती, पर मदद के बदले खाना देती है। दोनों आदमी दोपहर भर लकड़ी काटते हैं। वो खाना बनाती है, हमेशा खिड़की से नजर रखती है। जैसे ही मौका मिलता है टॉम झूठ बोलकर छिपाई दूसरी बंदूक लेने जाता है। मई उन्हें अंदर बुलाने से पहले नींबू पानी देती है। जब टॉम हाथ धोने जाता है वो एथन से कहती है कि वो कहे कि उसे भूख नहीं है। वो समझ नहीं पाता क्यों, पर मानता है और पेट की गड़गड़ाहट छिपाने की कोशिश करता है। टॉम अपनी पत्नी फ्रैन की तस्वीर दिखाता है, जो 10 दिन पहले इलाके की खोज करते वक्त गायब हो गई थी। उसने उसे आखिरी बार बताया था कि उसे एक घर मिला था जो बिल्कुल इसी तरह दिखता था। दूसरे आदमी की बात सुनते हुए एथन को चक्कर आने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। टॉम मौका देखकर मई को बंदूक की नोक पर लेता है, उसका हथियार छीन लेता है। हमला होने पर भी वह शांत रहती है, स्टू में डाले गए नशीले पदार्थ का असर देखते हुए। जैसे ही चक्कर उसकी गति धीमी करता है टॉम समझता है कि उसे धोखा दिया गया और मई उसके सिर पर मारती है। कुछ मिनट बाद एथन को होश आता है और देखता है कि वह वहां नहीं है, पर उसकी आवाज सुनता है कि वह जल्द लौटेगी। लेकिन वह सामने का दरवाजा खुलते और 2 हथियारबंद लोगों को अंदर आते हुए भी देखता है। एक टॉम को जगाने की कोशिश करता है, उसे नाम से पुकारता है और एथन को चुप रहने का इशारा करता है। सिरिंज लेकर लौटती मई को घुसपैठिए तुरंत पकड़ लेते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। वो डायबिटीज का दावा करती है और कसम खाती है कि इंजेक्शन इंसुलिन है, पर कोई यकीन नहीं करता। टॉम को होश आता है, वो अपने साथियों को फॉक्स और वुल्फ नाम से बुलाता है। वो कहता है कि फ्रान यहाँ थी, ये साबित करने के लिए पूरा घर छान मारेगा। शुरू करने से पहले वो वुल्फ को बताता है कि बंधक से निपटना मुश्किल है। एथन उसके साथ खोज में जाता है। टॉम उसे समझाता है कि मैंने फ्रान और एम्मा दोनों को कुछ किया है। कमरे में वुल्फ पूछता है, खलिहान में क्या है? मैं कहती है, बस मिट्टी। उसकी चिंता देख वो जांचने जाता है। अभी भी कमजोर और उलझा हुआ एथन टॉम पर तब तक यकीन नहीं करता जब तक वो एम्मा का हार नहीं पाता। गुस्से में टॉम सूटकेस लेकर सीढ़ियों से उतरता है और उसकी चीजें मेज पर फेंक देता है। कई कार्ड, बटुए, कागजात और छोटी मोटी चीजें हैं जो एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। यह लंबी दौड़ का नतीजा लगता है और चश्मों के कई जोड़े दिखाते हैं कि एथन को उनके बारे में बताते वक्त वह मजाक नहीं कर रही थी। फिर फॉक्स सामान में फ्रैन का हार दिखाता है और टॉम पूरी तरह व्याकुल हो जाता है। तभी एथन बंदूक लेकर मई के पास आता है और एम्मा के बारे में सच बताने की मांग करता है। वह कहती है कि लड़की बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन इसके लिए अपनी जिम्मेदारी से इनकार करती है। फॉक्स वुल्फ के साथ जाने का फैसला करता है, जो कुल्हाड़ी से खलिहान का ताला तोड़ रहा है। अंदर जाते ही वह देखता है कि जगह अस्पताल जैसी बन गई है और बिस्तर पर लेटे मरीज को पहचान लेता है। वह उसका एक दोस्त है जो लापता हो गया था और अब उसका एक हाथ गायब है। इधर टॉम एथन की याददाश्त जाने की बात सुनकर हैरान होता है और पूछता है कि उसे अपना हाथ टूटने का याद है या नहीं। सच बताने पर मजबूर होकर मई बताती है कि एथन भी मर चुका है। उसी वक्त वुल्फ टॉम को चेतावनी देने के लिए खलिहान से बाहर भागता है और एक जाल में फंसकर विस्फोट करा देता है। उसका शरीर मर्टल के पास गिरता है, जो तुरंत उसे खाना शुरू कर देती है। साथियों के जाने पर टॉम मई को मारने का फैसला करता है, उसकी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए। गोली टॉम की बांह उड़ा देती है और एथन मर्टल की तरह प्रतिक्रिया करता है। उसकी आंखों में बदलाव आता है और वह उस आदमी पर टूट पड़ता है, जबकि मई कुर्सी से मुक्त हो जाती है। कुछ देर बाद वह बीमार महसूस करता है और मई उसे आश्वस्त करती है कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा। अगले दिन एथन जागता है और उसे पहचानता भी नहीं, जो मई की बात सच साबित करता है। मई कहती है कि खाना खत्म हो रहा है और दोनों को शिकार के लिए बाहर जाना होगा। बिस्तर से उठते ही चक्कर आता है और एक और याद उसके जहन में उभरती है। वह एम्मा के साथ मई के अच्छी तरह से संभाले घर की ओर जा रहा है। सामने लकड़ी काट रहा आदमी वही है जो एथन के बुरे सपनों में आता है। उसका नाम काय है। वह बताता है कि उसकी बेटी कैरोलिन बंदूक लिए बरामदे में है।
एम्मा सड़क पर हुए हादसे का जिक्र करते हुए आश्रय या भोजन मांगती है। काई मदद करने को राजी होता है, पर पहले यह सुनिश्चित करता है कि वे संक्रमित नहीं हैं। जांच संक्षिप्त है और उसे एथन के टूटे हाथ का पता नहीं चलता। अपनी बेटी से बात करते हुए वह परिवार का मंत्र दोहराता है, जो कोशिश करना सिखाता है। जांच के बाद ही भरोसा करें। लड़की बताती है कि यह उसके भाई बॉबी की वजह से महत्वपूर्ण है, लेकिन पिता इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह जोड़े को अंदर बुलाता है और तीनों बैठक कक्ष में थोड़ी बातचीत करते हैं। काई एक बेहद धार्मिक व्यक्ति है, जिसके मजबूत विचार हैं। उसे यह विचार पसंद नहीं कि वायरस प्रकृति का अपना हक वापस लेने का तरीका है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण से वह मानता है कि यह ईश्वरीय संकेत है कि मनुष्य को आस्था और परिवार जैसी मूल बातों पर लौटना चाहिए। जब यह याद खत्म होती है, एथन घर के बाहर मई के साथ शिकार में मदद कर रहा होता है। अपनी बाईं कलाई पर नजर डालते हुए वह प्लास्टर पर बने दिल का रंग देखता है। उसके दिमाग में कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जिनमें दिल हमेशा लाल है और कुछ में चित्र के नीचे गिनती के निशान हैं। अब दिल हरा है और गिनती 20 पर है। मई मुड़ती है जब वह एथन को बंदूक तैयार करते सुनती है। वह उसे चेतावनी देता है कि दिल का रंग गलत है और चौंक जाता है जब वह कहती है कि लाल पेन खत्म हो गया, यह महसूस करते हुए कि ऐसा कई बार हुआ है। सच यह है कि एथन को उस दिन हाथ पर काटा गया था जब उसने एम्मा को बचाया था। यही वह राज है जो सब छिपा रहे थे। और मई कहती है कि हर बार जब वह खाता है, रूपांतरण रुक जाता है, उसे पौधा बनने से रोकता है। उसका ध्यान उस पल पर लौटता है जब काई उन्हें अंदर लाया और हम देखते हैं कि उसकी पत्नी मई नहीं, बल्कि सारा नाम की एक औरत है। जब एथन बीमार महसूस करने लगता है, एम्मा उसे ले जाने का बहाना बनाती है, जबकि परिवार प्रार्थना करता है। ऊपर जाकर वह अपने प्रेमी को हिम्मत रखने को कहती है और वादा करती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह अकेले मेज पर लौटती है और आतिथ्य के लिए धन्यवाद देती है, पर काई पत्नी से कहता है, लड़की को बाहर ले जाने को और बंदूक दिखाता है। सारा भी हैरान होती है और मानने से पहले थोड़ा विरोध करती है। दरवाजे की ओर जाते हुए वह उत्सुकता से ऊपर की ओर देखती है। काई आगंतुक को मेज पर हाथ रखने को कहता है और बताता है कि एथन खो गया है। पौधे आदमी जैसी भूलने की बीमारी के लक्षण दिखा रहा है। वह पूछता है कि क्या वह उसे ऐसे ही खिलाती है, हमेशा अजनबियों की दया का फायदा उठाकर। उसे पता चले बिना सारा अपनी बेटी के साथ सीढ़ियां चढ़ रही है। बाथरूम पहुंचते पहुंचते एथन बहुत बीमार हो जाता है और सारा को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब देर हो चुकी होती है। पत्नी की चीख से चौंककर काई का ध्यान भटकता है और एम्मा उस पर चाकू से हमला कर देती है। दोनों लड़ने लगते हैं। वह उसका चेहरा प्लेट में पटकता है और फिर उसे जमीन पर फेंक देता है। वह बंदूक के लिए हाथ बढ़ाती है और गोली चला देती है। परिवार के आखिरी सदस्य को मार डालती है। एथन बाकी दो को खा लेता है और जल्द ही एम्मा उसकी भयानक चीख सुनती है। उस दिन अपनी प्रेमिका का चेहरा याद करके एथन समझ जाता है कि उसने उसे कभी न छोड़ने का वादा निभाया। उसका जीवन आसान नहीं है, उसे रोज खाना चाहिए और सड़ा हुआ कुछ नहीं खा सकता। खलिहान का अस्पताल वह जगह है जहां वह कुछ जीवित शिकार रखती है ताकि हर बार थोड़ा ले सके। उम्र का फर्क बढ़ने पर जागने पर वह उसे पहचान नहीं पाता था, तो उसने टैटू छिपाया और मूल नाम के अक्षरों से मई नाम रख लिया। खोज से व्यथित एथन कहता है वह राक्षस है, पर वह मानती नहीं। मनुष्य पुराने पड़ गए हैं और खत्म हो रहे हैं, जबकि संक्रमित नई प्रमुख प्रजाति हैं। बिना बहस सुने वह कहता है कि इसे खत्म करना होगा। मई भी मानती है, कहती है आगे बढ़ने की शक्ति नहीं, पर यह पहले आजमाया और काम नहीं किया। पहाड़ी पर अकेले एथन खुद परीक्षण करता है और उसकी बात सही पाता है। अन्य प्राणियों की तरह वह भी बस मरता नहीं है, तो मई इसे अलग तरह से खत्म करने का फैसला लेती है। एथन को अपनी प्रेमिका के रूप में देखकर वह खुद को समर्पित करती है, जानते हुए वह रोक नहीं पाएगा। बदला हुआ युवक अपनी साथी को बेकाबू होकर काटता है और अंत में जोड़ा फिर मिलता है, इस बार बराबर के रूप में। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।